आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 हमारी केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसे रिकॉल करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि भाई मैटर का हमने फिजिकली क्लासिफिकेशन किया स्टेट्स के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा और उनसे रिलेटेड कुछ फिनोमिना को समझा। इसी के साथ सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने मैटर को केमिकली क्लासिफाई किया और समझे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। तो इन रिएक्शंस के पीछे लॉज हैं, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब अलग अलग जो मैटर है या अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जब कंबाइन होते हैं तो ये कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, वो कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर पहला लॉ क्या है? पहला लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो लॉ है ये दिया था एंटोनी लेवॉइजर ने। ये एंटोनी लेवॉइजर जो हैं ये कहलाते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है। कैसे कंजर्व्ड रहेगा? रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन में हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इन्होंने कहा कि जो रिएक्टेंट्स का मास होगा रिएक्शन से पहले, यानी अभी तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में प्रोडक्ट का टोटल मास भी उतना ही होगा। यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास में है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हाइड्रोजन के हमारे पास में H2 है प्लस O2 और दे रहा है हमें H2O यानी कि वाटर। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस भी किया हुआ है। रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि ये लॉ कैसे फॉलो कर रहा है। रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है? रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, उतने के उतने एटम्स उसके प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2H2, तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड में भी देखो तो 2H2 यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वल हैं। इस तरह हम लोग बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मास को कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन के 2 एटम का मास कितना होता है? 2 होता है। एक एटम का मास 1 होता है, 1U, और 2 एटम्स का 2U। और चूंकि 2 और एटम्स प्रेजेंट हैं इस कारण से हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू H2 का मास 2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास होता है 32। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 32 कितना आया? 36 आया। ओके, इस साइड पे आ जाओ। रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हमें वाटर मिल चुका है प्रोडक्ट के रूप में। अब मैंने वाटर का मास चेक किया कि भाई वाटर का जो मेरा प्रोडक्ट मिला उसका मास क्या है। तो मैंने देखा कि भाई 2 तो है ही मेरे पास में, इन 2 में H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2 प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16। तो 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। मल्टीप्लाई किया इसे 2 से तो क्या आया? 36। मैंने देखा कि मैंने जो 2 रिएक्टेंट्स लिए थे रिएक्शन से पहले, उन दोनों के मास को ऐड करने पर मुझे 36 मिला था, और जब मुझे प्रोडक्ट बन गया मेरा, उसका मास जब मैंने चेक किया तो भी मुझे 36 मिला। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। पूरा मास क्या है? पूरी रिएक्शन के अंदर कंजर्व्ड है, जितना था उतना ही है।
आई बात समझ? बहुत ही ईजी लॉ है ये। चलिए अब समझते हैं दूसरा लॉ। तो मैं 2 लॉ समझाऊंगी और दोनों लॉ के फिर हम लोग एक साथ में न्यूमेरिकल्स भी समझ लेंगे। तो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? तो ये जो लॉ है ये जे प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने कहा कि मान लो कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है, यानी कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ होने हैं और जिस प्रपोर्शन में यूज़ होने हैं वो हमेशा फिक्स रहता है। यानी कि अ केमिकल कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आराम से समझ आएगा। एग्जाम्पल किसका लेंगे हम लोग? ऑफ कोर्स हमारे पानी का एग्जाम्पल, क्योंकि पानी तो हर जगह पाया जाता है। देखो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब इस H2O फॉर्मूले यानी पानी के अंदर 2 एटम तो प्रेजेंट है हाइड्रोजन के और 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। अगर मैं इन दोनों के मास का रेशियो निकालूं तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास कितना होता है? 2, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 16। तो क्या इनको कैंसिल करने पे मेरे पास रेशियो आया इनके मास का 1:8 रेशियो। अब मैं ये जो पानी मैंने लिया, ये H2O मैंने लिया है ना, ये मैं पानी भले नदी में से निकालूं है ना, या मैं समुद्र में से निकालूं, या मैं अमेरिका जाकर पानी लाऊं है ना, या फिर मैं अपने घर के अंदर जो नल में पानी आता है वो पानी लूँ, कहीं का भी पानी मैं लूँ मुझे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे उसके अंदर। और किस रेशियो में मिलेंगे? 1:8 के रेशियो में मिलेंगे। तो ये बात इस लॉ ने समझाई। कब कोई भी केमिकल कंपाउंड आप लोगे, वो चाहे कहीं भी बना हो, कहीं और से आया हो, अगर वो केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे और उनका रेशियो भी सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो गया तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये H2O है मेरे पास में, अब इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और रेशियो है इनका 1:8। लेकिन अगर मैं इस रेशियो को बदल दूं है ना, तो क्या होगा? मैं मान लो ले लेती हूँ H2O2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो H2O यानी पानी के अंदर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर बहुत डिफरेंस है। पानी को हम लोग पीते हैं लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग पी नहीं सकते, ये पानी नहीं होता। तो आप पूछोगे भाई क्यों? पानी के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंट है इनका कंबाइनिंग रेशियो, यानी जिस रेशियो में ये कंबाइन हुए हैं। यहाँ पे ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन हुए थे, लेकिन यहाँ पे इनका रेशियो निकालो। चलो, हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2, ऑक्सीजन के 2 एटम का मास 32, 1:16 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं। और जैसे ही इनका रेशियो अलग हुआ, कंपाउंड भी चेंज हो गया, डिफरेंट कंपाउंड बना दिया, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई। तो इसका मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट और उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड ही नहीं रहेगा। तो इसका एक बार वापस से स्टेटमेंट पढ़ो। A chemical compound is made up of the same elements combined together। यानी कि एक केमिकल कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हो, वो कंपाउंड H2O हो सकता है, CO2 हो सकता है, NaOH हो सकता है, ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं। तो मैं CO2 लूँगी, मैं कहीं से भी CO2 लेके आऊँगी। मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड में ला रही हूँ तो मैं कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, उसके अंदर मुझे हमेशा सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मुझे इंडिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसके अंदर तो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, और अमेरिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। यानी कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो उसमें सेम एलिमेंट्स मिलेंगे, मुझे कार्बन ही मिलेगा और ऑक्सीजन ही मिलेगा, और उनका रेशियो भी सेम होगा। यानी कि उनका जो रेशियो है यहाँ पे क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो, कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है? 12:32, यानी कितना रेशियो हो गया? ये 3:8 का रेशियो हो गया। अब कहीं से भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड लाऊंगी तो उनके बीच में रेशियो यही रहेगा, यानी ये एलिमेंट्स भी सेम होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी होगा, यानी रेशियो भी सेम होगा।
ये लॉ कहलाया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती। आई बात समझ में? बहुत ही इजी लॉ था, बहुत ही सिंपल लॉ था, जनरल सी बात है। अब हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। तो न्यूमेरिकल्स इसमें से कैसे आएंगे वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 14 ग्राम ऑफ NaHCO3, NaHCO3 का नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट है मेरे पास में 14 ग्राम, वॉज अलाउड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, मैं नीचे भी लिख दूंगी। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इट वॉज फाउंड दैट ओनली 16.67 ग्राम सोल्यूशन वॉज लेफ्ट बिकॉज अ गैस इज एस्केप्ड फ्रॉम द कंटेनर। What must be the mass of the gas which escaped into the atmosphere? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, देखो इस लॉ ने क्या कहा है, इस लॉ ने कहा है कि मेरे पास में थी 14 ग्राम, मैंने लिया NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट मैंने लिया 14 ग्राम, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई 10 ग्राम एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इन दोनों की मैंने रिएक्शन करवाई और मुझे जो प्रोडक्ट मिला उसका मास था 16.67 ग्राम। क्या मिला मुझे, एक सॉल्यूशन मिला 16.67 ग्राम का, लेकिन ये जो मिला ये तो मुझे सिर्फ 16.67 ग्राम मिला। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। शॉर्ट में हम इसे यही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 14 में ऐड करूँ 10 तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में तो सिर्फ 16.67 ग्राम मिला है। क्यों? इसने कहा कि क्योंकि एक जो गैस थी, एक गैस बनी साथ में, जब हमने रिएक्शन करवाई इन दोनों की तो एक सॉल्यूशन बना और एक गैस बनी, तो गैस क्या हो गई, कंटेनर से बाहर निकल गई। इस कारण से जो मास बचा वो सिर्फ 16.67 ग्राम ही बचा। तो मुझे बताओ कि भाई गैस का मास कितना हो जाएगा जो गैस एस्केप कर गई है। तो कैसे निकालेंगे भाई, हम जानते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होता है। तो रिएक्टेंट का मास कितना है, 14 ग्राम तो मैंने लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट और 10 ग्राम लिया था एसिटिक एसिड। रिएक्टेंट तो मैंने ये दो लिए थे, इन दोनों का मास तो ये रहा। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में मुझे मिला एक तो 16.67 ग्राम का सॉल्यूशन और प्लस मुझे एक गैस मिली थी जिसका मास मुझे नहीं मालूम है, जो कि एस्केप कर गई। तो मैंने उसका मास लेट कर लिया x के इक्वल। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सा है। यहाँ हो गया 24 ग्राम और यहाँ हो गया 16.67 ग्राम प्लस x को इधर ही छोड़ दो, ये वाली टर्म इधर लेके आ जाओ। तो 24 माइनस 16.67 ग्राम इज इक्वल्स टू में x। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 7.33 ग्राम के इक्वल आ जाएगी। आ गया आंसर, सिंपल था। यानी जो गैस निकल गई थी उसका मास ये था। अगर वो गैस नहीं निकलती तो मेरा प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम आता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 0.9 ग्राम H2O, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन अग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह रहा है ये, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये कह रहा है कि मैंने 5.3 ग्राम तो लिया सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ में। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, अभी जो बताया था मैंने, CH3COOH, जिसको हम लोगों ने एसिटिक एसिड भी बोला था। तो एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों सेम होते हैं। तो जब मैंने Na2CO3 की रिएक्शन करवाई एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड के साथ में, तो मुझे प्रोडक्ट में मिला
2.2 ग्राम तो CO2, साथ में मिला 0.9 ग्राम H2O और साथ में मिला 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट का मतलब होता है CH3COONA। ये मुझसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि क्या ये जो पूरी रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो अगर ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी तो इसमें क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगी ये रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती होगी। तो चलो हम लोग सबसे पहले रिएक्टेंट का मास निकालते हैं। तो रिएक्टेंट कौन कौन थे हमारे, 5.3 ग्राम तो मैंने ले लिया था Na2CO3 और उसको साथ रिएक्ट करवाया था 6 ग्राम एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम कितना हो जाएगा, 11.3 ग्राम। ठीक है, अब मेरे पास में रिएक्टेंट का मास तो आ गया, प्रोडक्ट का मास निकालो। तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या क्या था, 2.2 ग्राम थी मेरे पास में CO2 प्लस 0.9 ग्राम मुझे मिला वाटर प्लस 8.2 ग्राम मुझे मिला CH3COONA। इन तीनों के मास को मैं ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 11.3 ग्राम ही मिलेगा मुझे। तो देखो जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इजी था ना ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.18 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन हीटिंग इन एयर गेव 3.98 ग्राम ऑफ ब्लैक CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। 1.06 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव 0.847 ग्राम ऑफ कॉपर। शो दैट दीज फिगर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं समझाती हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मैंने 3.18 ग्राम कॉपर की रिएक्शन करवाई एयर के साथ में तो मुझे मिला 3.98 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का, ऑक्सीडेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, ये इसने एक रिएक्शन करी, फिर इसने कहा मैंने एक और रिएक्शन करवाई। मैंने क्या किया, मैंने 1.06 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया जिससे मुझे मिला 0.847 ग्राम कॉपर। तो मुझे बेसिकली बताना है कि ये दोनों रिएक्शंस जो हैं क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को फॉलो करती हैं। ये हमसे क्या पूछ रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में मैंने कहा था कि कोई भी कंपाउंड हो उसे किसी भी तरह बनाया गया हो, कहीं से भी लाया गया हो, उसके अंदर एलिमेंट्स और उनका प्रपोर्शन हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे मुझे क्या कहा गया, इसने मुझे कहा है कि कॉपर जो था उससे मुझे मिला कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड से मुझे मिला कॉपर, इन दोनों रिएक्शन उल्टी हुई है। तो मुझे बताओ यह दोनों जो कॉपर ऑक्साइड मेरे पास थे, क्या ये कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यानी प्रपोर्शन है क्या वो सेम है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले ले लेते हैं रिएक्शन 1 या फिर इसे लिख देंगे एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मुझसे क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मुझसे कह रहा है कि मैंने 3.18 ग्राम कॉपर लिया और उसकी रिएक्शन करवाई एयर के साथ में और मुझे मिल गया 3.98 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब ये जो कॉपर मैंने लिया था ये इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट है। तो मुझे पता लगाना है कि इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर का परसेंटेज कितना है, यानी कितना परसेंट कॉपर प्रेजेंट है। सिंपल है ये चीज़, है ना। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ कॉपर सबसे पहले तो कितना है 3.18 ग्राम। मैंने 3.18 ग्राम कॉपर लिया था और मुझे मिला 3.98 ग्राम कॉपर ऑक्साइड और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इन दोनों को सॉल्व करो, चलो कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो
हमें आई थिंक वैल्यू मिल जाएगी 79.89%। ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर 3.98 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर 79.89% तो कॉपर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, भाई अगर 79.89% कॉपर प्रेजेंट है तो 100 में से माइनस कर दो, 100% में से माइनस कर दो, 79.89% उतना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, 20.11%। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने निकाला कि कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो मैंने कॉपर की ऑक्सीडेशन करके बनाया था, इसमें कितना परसेंट कॉपर प्रेजेंट था और कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर मैंने 1.06 ग्राम लिया कॉपर ऑक्साइड, जिसकी रिडक्शन करवाई और मुझे मिला 0.847 ग्राम कॉपर। तो मुझे बताओ कि इस कॉपर ऑक्साइड में कितना परसेंट कॉपर प्रेजेंट था। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल रहे हैं हम इन कॉपर ऑक्साइड। कैसे निकालेंगे, मुझे इतने ग्राम कॉपर मिला, तो 0.847 ग्राम कॉपर मिला, कितने में से, 1.06 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में से। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 79.91%, है ना। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा, 100% में से माइनस कर दो 79.91% को, तो आएगा आंसर 20.09%। अब देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट में वही कॉपर ऑक्साइड था, कितना परसेंटेज निकला था ऑक्सीजन का, 20.11%। यहाँ कितना परसेंटेज निकला, 20.09%। बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा पास में है दोनों, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। वैसे ही कॉपर ऑक्साइड के अंदर परसेंटेज ऑफ कॉपर निकला था 79.89%, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने सेम कॉपर ऑक्साइड के अंदर परसेंटेज निकाला कॉपर का, तो निकला 79.91%, जो कि दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, सेम है। बहुत ही पास की वैल्यू है, ये सिर्फ 0.02% ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन थी ये फॉलो करती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को। मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे और दोनों अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर मुझे अलग अलग कॉपर ऑक्साइड मिले थे। मतलब अलग अलग का मतलब 2 बार अलग कॉपर ऑक्साइड मिले थे। एक बार तो मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया था कॉपर का, और दूसरी बार मैंने कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दिया था। लेकिन जब मैंने दोनों के अंदर देखा कि भाई कितना परसेंट कॉपर प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैंने देखा कि दोनों में इक्वल परसेंटेज है। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन तो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग आगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ने मिलेंगे। और ये जो चैप्टर है ये वैसे भी किस में आ रहा है, टर्म 2 के अंदर आ रहा है, यानी इसमें से अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स निकलने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को इस तरह से प्रिपेयर करें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू सो मच।